देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बाद नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले दूसरे प्रधानमंत्री बन गए। राष्ट्रपति भवन के परिसर में आज नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। मोदी के साथ कुल 72 मंत्रियों ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। मोदी 3.0 मंत्रिमंडल में इस बार 30 कैबिनेट मंत्री, 5 स्वतंत्र प्रभार और 36 राज्य मंत्री शामिल हैं। इस मंत्रिमंडल में क्षेत्रीय और जातीय समीकरण को ध्यान में रखा गया है। इस मंत्रिमंडल में करीब 27 ओबीसी हैं और SC/ST समाज के 15 मंत्री हैं। वहीं यूपी की बात करें तो यूपी से 9 मंत्रियों ने शपथ ली है, जिनमें 4 ओबीसी, 2 क्षत्रिय, 2 SC और 1 ब्राह्मण शामिल हैं। मंत्रियों की संख्या के लिहाज से उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा 9 मंत्री बनाए गए हैं। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के प्रधानमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शपथ लिए प्रधानमंत्री के तौर पर पद और गोपनीयता की, और इसी के साथ इतिहास उन्होंने रच दिया है। चुनावी इतिहास में यह दूसरा मौका है जब देश में किसी व्यक्ति ने तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली हो। पहले नेहरू थे पहले प्रधानमंत्री देश के, और अब नरेंद्र मोदी ने इतिहास रचा है। कुल मिलाकर के 72 सांसदों ने मंत्री पद की शपथ ली है, जिसमें प्रधानमंत्री भी शामिल हैं। 36 स्वतंत्र प्रभार के मंत्री हैं, 30 कैबिनेट मंत्री हैं, 5 स्वतंत्र प्रभार हैं, 30 कैबिनेट मंत्री हैं और राज्य मंत्री की संख्या करीब 36 है। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री को जोड़ लें तो 72 ये आंकड़ा बैठता है। तो गिरिराज सिंह भी कैबिनेट मंत्री बनाए गए। अश्विनी वैष्णव एक बार फिर से कैबिनेट मंत्री हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया कैबिनेट में है। गिरिराज सिंह को कैबिनेट में शामिल किया गया है। तो कुल मिलाकर के देखें तो बैलेंस बनाने की कोशिश की गई है। ओबीसी का मंत्रियों की संख्या सबसे ज्यादा है, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें चाहे देश की बात करें, तो ओबीसी समुदाय से जो मंत्री हैं उनकी संख्या सबसे ज्यादा बताई जा रही। मंत्रिमंडल में करीब 27 ओबीसी हैं। SC/ST समाज के 15 मंत्री बनाए गए हैं। वहीं यूपी की बात करें तो 9 मंत्री उत्तर प्रदेश को मिले हैं, जिनमें से 4 ओबीसी हैं, 2 क्षत्रिय हैं और 2 SC के अलावा 1 ब्राह्मण चेहरा भी शामिल है मंत्रिमंडल में। तो ये मंत्रिमंडल की पूरी तस्वीर हमने आपको दिखाई, शपथ ग्रहण की हर एक तस्वीर हमने आपको दिखाई, और कुल मिलाकर के 72 सांसदों ने शपथ ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जोड़ करके देखें तो
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा 30 कैबिनेट मंत्रियों ने भी शपथ ली है। 5 स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री हैं और 36 राज्य मंत्री बनाए गए हैं। तो कुल मिलाकर के 71 मंत्रियों ने शपथ लिया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अरविंद जयतिलक राजनीतिक विश्लेषक मौजूद हैं, मनोज मिश्रा हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक मौजूद हैं, विजय उपाध्याय जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक मौजूद हैं, रतिभान त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद हैं और देवकी नंदन मिश्रा तमाम राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन पहला सवाल अरविंद जयतिलक साहब, इस मंत्रिमंडल को देखने के बाद आपका फर्स्ट रिएक्शन? जो है ये अब तक का सबसे बड़ा मंत्रिमंडल है। आप 2014 में देखें 46 थे, 19 में 58 और इस बार 72। चूंकि इस बार आप देखिए एनडीए के जो साथी हैं उनकी तरफ से 11 मंत्री बनाए गए हैं, बाकी भाजपा के अपने साथ प्रधानमंत्री जी को लेकर के टोटल 72 हो रहे हैं। ये क्षेत्रीय संतुलन साधने की पूरी तरह कोशिश की गई है और लगभग आधा दर्जन जो है महिलाएं भी मंत्री बनी है। इस बार 74 महिलाएं चुन करके आई हैं, जिसमें 30 बीजेपी की है। तो बीजेपी अपने कोटे से तकरीबन 5 महिलाओं को मंत्री बनाया है। उत्तर प्रदेश में अनुप्रिया पटेल जी जो बनी है वो अपना दल से है, भाजपा का कोई महिला मंत्री नहीं है। इसमें ध्यान देने वाली बात है कि उत्तर प्रदेश में जो 9 मंत्री बनाए गए हैं, पूरब से लेकर के पश्चिम तक, अवध से लेकर के पूरे क्षेत्र को जो है संतुलित करने की कोशिश की गई है। बीएल वर्मा हो, आगरा से आप एसपी सिंह बघेल हो, फिर इधर आप आ जाइए पूर्वांचल में कमलेश पासवान हो, अवध में नाथ सिंह है, फिर इधर पश्चिम वर्मा। ये इस तरह से जो है कोशिश की गई है क्षेत्रीय संतुलन साधने की। और जाति गणित को जो है पूरी तरह से आप देखिए ओबीसी जो इस बार जो है चुनाव में माना जा रहा है कि ओबीसी के जरिए जो है भारतीय जनता पार्टी को सर्वाधिक नुकसान हुआ है, वो सत्ता की तरफ शिफ्ट हुआ है। तो कहीं ना कहीं 4 लोगों को मंत्री बना करके संदेश देने की कोशिश की गई है। पश्चिम में और पूरब में ठाकुरों की नाराजगी थी, तो इस बार जो है 2 मंत्री बनाए गए हैं। उसमें प्रतिवर्धन सिंह को स्टेट मिनिस्टर बनाया गया है। एक ब्राह्मण चेहरा जितिन प्रसाद को भी सामने लाया गया है। कुल मिलाकर के संतुलन साधने की कोशिश की गई है। बिल्कुल बिल्कुल। मनोज मिश्रा साहब, आपके शब्दों में मैं जानना चाहूं कि इस मंत्रिमंडल के को देखें तो उत्तर प्रदेश के कोटे से जो 9 मंत्री हैं, प्रधानमंत्री को अगर आप जोड़ लीजिए तो अलग ही हिसाब किताब बैठता है, लेकिन 9 मंत्री हैं जो उत्तर प्रदेश ने जितनी सीटें दी उस हिसाब से तो लगता है कि ज्यादा मंत्री बनाए गए। जरिए से आप सवाल करेंगे तो मंत्रिमंडल की संख्या वैसे भी सांसदों पर 15% 25% के तकरीबन उत्तर प्रदेश से मंत्री बनाए गए, लेकिन प्रधानमंत्री राजनाथ सिंह को ले लीजिए तो उत्तर प्रदेश से हैं। लेकिन जो अभी हमारे पूर्व में कह रहे थे तिलक साहब, देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर 27 मंत्री ओवरऑल ओबीसी समाज से हैं, तो भारतीय जनता पार्टी जहां चुनाव परिणाम आने के बाद लोग अन्य बातों पर चर्चा कर रहे थे, वो 72 मंत्रियों के जरिए पूरे देश में किस तरीके से साधने का प्रयास, खासकर उत्तर प्रदेश में उन्होंने ये देखा कि परिणाम और परिणाम की संख्या के हिसाब से, चाहे क्षेत्र की बात कर लें, जातियों की बात कर लें, उपजातियों की बात कर लें, तो वैचारिक रूप से या ये कहिए कि आने वाले 5 साल तक का जो खाका तैयार करना है या आने वाले समय में जो चुनाव है उसके हिसाब से मुझे नहीं लगता इससे बेहतर मंत्रिमंडल का चयन किया जा सकता था। जी ठीक है। रतिभान त्रिपाठी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। त्रिपाठी सर, हमें बताइए कि दरअसल गोरखपुर की अहमियत कैसी दिखाई दे रही है इसमें, क्योंकि गोरखपुर से जो लगते हुए इलाके वहां से 2 मंत्री हैं। जी, योगी जी अगर वहां से मुख्यमंत्री हैं और उस क्षेत्र से ज्यादा लोग जीत कर आए हैं स्वाभाविक रूप से, तो गोरखपुर का प्रतिनिधित्व रहे। वो भी वैसे भी पंकज चौधरी 7वीं बार के सांसद हैं, पिछली बार भी वो राज्य मंत्री थे और इस बार भी राज्य मंत्री हैं। ऐसे ही दूसरे मंत्री हैं। तो कुल मिलाकर मंत्रिमंडल को पूरब से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक पूरे उत्तर प्रदेश को ठीक से बैलेंस किया गया है। उसमें 4 ओबीसी बनाए गए हैं, 2 दलित बना दिए गए हैं, 2 क्षत्रिय समाज से हैं, 1 ब्राह्मण है। तो कुल मिलाकर एक संतुलित मंत्रिमंडल है और इसको कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश को का पूरा प्रतिनिधित्व दिया गया है। अब ये इन मंत्रियों की जिम्मेदारी बनेगी कि पूरे उत्तर प्रदेश को कैसे साधेंगे कि एक बार फिर जो उत्तर प्रदेश में भाजपा का खेल बिगड़ गया है उसे कैसे ठीक से किया जाए, कैसे अपनी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय स्तर के मंत्री छवि बनाएंगे कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी एक बार पुनः उसी रूप में आ जाए। शायद इसी जिम्मेदारी को निभाने के लिए, इसी जिम्मेदारी को पूरा कराने के लिए
ये मोदी जी ने ये प्रतिनिधित्व दिया है और ये प्रतिनिधित्व पिछले बार भी 9 का ही था, तो उसी तरह से इस बार भी 9 बनाए गए हैं, जबकि इस बार सांसद यहाँ से कम चुन कर गए हैं। इस बार तो 33 सांसद ही हैं इनके और एनडीए को मिलाकर 37 हो जाते हैं, लेकिन पिछली बार जो इनका मंत्रिमंडल था 36 हो जाते हैं, लेकिन पिछली बार जो थे वो 65 सांसद थे मिलाकर के एनडीए के, तो और इस बार कम है, तो फिर भी उतना ही प्रतिनिधित्व दिया है। अब ये इन मंत्रियों की जिम्मेदारी है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को का पक्ष मजबूत करें, जनता को प्रसन्न करें, जनता को इस मोड में ले आए कि जनता इन्हें फिर वोट करे। शायद यही नजरिया प्रधानमंत्री मोदी का रहा होगा और इसी नजरिए से इस तरह केंद्र में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व तो पिछले बार ज्यादा तक करीब दर्जन भर मंत्री थे। देवकीनंदन मिश्रा जी, मैं जानना चाहता हूं, जातीय समीकरण को तो देख लेते हैं, सामाजिक समीकरण को हमने देख लिया, क्षेत्रीय समीकरण को भी क्या मद्देनजर रखा गया? आप इस मंत्रिमंडल को देखते हैं, उत्तर प्रदेश की लिस्ट को देखते हैं, तो क्या आपको लगता है क्षेत्रीय संतुलन भी बैठाने की कोशिश की है बीजेपी ने और प्रधानमंत्री ने? नहीं, बिल्कुल क्षेत्रीय समीकरण तो बिठाने की कोशिश की ही गई है, लेकिन जहां जिस क्षेत्र से कोई चुनाव ही नहीं जीता उस क्षेत्र से किसको मंत्री बना दिया जाएगा? जैसे वाराणसी का जो क्षेत्र है वहां से महेंद्र पांडे मंत्री थे, वो चुनाव हार गए, उस पूरे इलाके में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई, तो वहां मंत्री बनाने का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन गोरखपुर जो मंडल है उसमें 5 लोकसभा सीट आती है और 5 लोकसभा सीटों में से 5 लोकसभा सीट गोरखपुर की भारतीय जनता पार्टी ने जीती है और शायद इसी वजह से उस मंडल से 2 मंत्री बनाए गए हैं। हालांकि दोनों एमओएस हैं, पंकज चौधरी और कमलेश पासवान। पंकज चौधरी दूसरी बार मंत्री बने हैं और कमलेश पासवान पहली बार मिनिस्टर बने हैं। तो जहां पर जीते हैं लोग, जैसे गोंडा का इलाका है, गोंडा और कैसरगंज दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं, तो इसकी वजह से गोंडा को एक मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। लेकिन जो पश्चिमी उत्तर जो मध्य अवध का इलाका है उसमें से सिर्फ राजनाथ सिंह कैबिनेट मंत्री बने हैं, बाकी किसी और को मौका नहीं मिला है। हालांकि इधर हरदोई है, मिश्रिक है, ये सारी सीटें भारतीय जनता लेकिन वो तो हैवीवेट मंत्री होंगे, ये भी तो देखिए, वो तो हैवीवेट मंत्री होंगे, तो उनके हिसाब से देखा जाए तो पूरे मध्य को साधने की कोशिश की है। बिल्कुल नहीं, हैवी वेट मंत्री की वजह से ही कोई और मंत्री नहीं बना है, क्योंकि उसके बगल की सीट है उन्नाव, वो भी जीती है भारतीय जनता पार्टी, कानपुर भी जीती है, अकबरपुर भी जीती है, ये सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती है। लेकिन यहां से कोई मंत्री, फर्रुखाबाद जीती है, लेकिन यहां से कोई मंत्री नहीं बना है। तो सामाजिक समीकरण की जो बात है, क्षेत्रीय समीकरण की जो बात साधने की आप कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि क्षेत्रीय समीकरण सही तरीके से साधा गया है। दरअसल है क्या, मंत्री उसको बनाया जाता है जिसकी पहुंच होती है, बाकी बहुत सारे लोग छूट जाते हैं। 7 बार के एमपी जयप्रकाश रावत हैं, हरदोई से जीते हैं, लेकिन उनको मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली। और उसी पासी समाज से कमलेश पासवान 4थी बार जीते हैं, उनको जगह मिल गई। तो ये सब मामला जो है, किसके ऊपर तक पहुंच है उस पर सब कुछ निर्भर करता है। अब देखिए, उत्तर प्रदेश में केवल प्रधानमंत्री के अलावा एक कैबिनेट मंत्री हैं, श्री राजनाथ सिंह जी। राजनाथ सिंह जी जिसको आप हैवीवेट बता रहे हैं, उसके अलावा जयंत चौधरी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं। बाकी जितने राज्य मंत्री बने हैं वो सारे लोग राज्य मंत्री हैं, उनमें से किसी को स्वतंत्र प्रभार भी नहीं दिया गया है। ठीक है, तो ये दिखाने के लिए है, एक सामाजिक समीकरण बैठाने के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में करारी। ठीक है, मैं लौटता हूं आपके पास। विजय जी हमारे साथ जुड़ गए, विजय उपाध्याय जी भी हमारे साथ जुड़ गए। विजय जी, मैं इस देखना चाहता हूं, ये जानना चाहता हूं, आपसे समझना चाहता हूं कि ये जो मंत्रिमंडल की तस्वीर आज उभरी है, उत्तर प्रदेश के स्पेसिफिक में बात करना चाहता हूं, क्या इसमें 2027 का कोई रोड मैप आपको दिखाई देता है, या फिर चूंकि अभी वक्त है तो बाद में उस रोड मैप पर काम करेगी बीजेपी? देखिए, ये जो मिनिस्टर बने हैं इनकी उपयोगिता साबित होनी है। पिछली बार के जो मंत्री थे उनकी उपयोगिता साबित नहीं हुई, वो मंत्री थे और स्टेटस को एंजॉय कर रहे थे। अब जैसे इसमें जो लोथ समाज के मंत्री हैं, वो अगर लोथ समाज से नहीं जुड़े हैं और अगर जुड़े होते तो शायद राजवीर भी चुनाव जीत जाते, जो लोथ समाज के सबसे बड़े नेता के पुत्र हैं। बिल्कुल। तो अपने समाज 2-3 चीजें होती हैं मंत्री बनने पे। एक तो आप थोड़े प्रभावशाली हो जाते हैं, क्षेत्र में अच्छा काम करते हैं, और साथ में आपकी जिम्मेदारी सिर्फ अपना लोकसभा क्षेत्र नहीं होता, बल्कि एक बड़ा दायरा होता, पूरे प्रदेश में आपकी गतिविधियां देखी जाती हैं। तो अगर कोई मिनिस्टर है और वो सिर्फ अपने क्षेत्र तक सीमित है तो मंत्री बनाने का मतलब खत्म हो गया। एक मैसेज देने की बात है तो मैसेज भी खत्म हो जाता है, क्योंकि आप देखिए उत्तर प्रदेश में इस बार के चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि जो जातियां बेस वोट है,
उन जातियों का पब्लिक उनका रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में घट गया है। जैसे यादव समाज, वो सपा का बेस वोट है, 5 परिवार के लोग हैं। मुस्लिम बेस वोट सपा का है, उसके पास सिर्फ 4 एमपी रह गए हैं। इसके अलावा जाटव समाज आप देखिए, सिर्फ 2 एमपी आए हैं, वो भी बसपा से जीत के नहीं आए हैं, अलग से जीत के आए हैं। ठीक है। तो 3 जातियां यानी करीब 40% आबादी ऐसी है जो बेस वोट में कन्वर्ट हो गई है पार्टियों के साथ, उनका पब्लिक रिप्रेजेंटेशन कम हो गया। अब जो बीजेपी के साथ अति पिछड़ों का जो कॉम्बिनेशन था, अति दलितों का जो कॉम्बिनेशन था, उसमें भी चूंकि पासी समाज इस बार समाजवादी पार्टी से भी काफी शिफ्ट हो गए। तो जब मंत्री आप थे कौशल किशोर, आप मंत्री थे, पासी समाज को रिप्रेजेंट कर रहे थे और आपको इसलिए बनाया गया था कि आप पासी समाज से हैं। आप अपना क्षेत्र ही ठीक से नहीं संभाल पाए तो दूसरे क्षेत्रों कैसे संभालेंगे? ठीक है। तो लोगों की अपेक्षाओं पे खरा उतरना ये मापदंड है। और मुझे लगता है कि ये जो मंत्री बनाए गए हैं, इसमें कई लोग तो शुरू से ही अपेक्षा पे खरे उतरेंगे, मुझे बड़ा संदेह है, क्योंकि